मैं बचपन से अपनी चाची के घर पला बढ़ा था। मेरे अब्बा जान बचपन में वफ़ात पा गए थे। चचा की दुश्मनियाँ ही ऐसी थीं कि उनकी वजह से हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा हो गईं और यूँ अब्बा उस वक़्त वफ़ात पा गए जब मैं 5 साल का था। चचा को इस बात का एहसास था कि बड़े भाई की वफ़ात उनकी दुश्मनियों की वजह से हुई है। इसीलिए चचा फ़ौरन मुझे अपने घर ले गए। मुझे पालने-पोसने की ज़िम्मेदारी चचा ने ले ली थी। मगर फिर जैसे ही मैं बड़ा होने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इस घर पर बोझ हूँ। सो मैंने पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी करना शुरू कर दिए। ये वो काम थे जिनसे मुझे दिन भर का 100 या 50 रुपए मिल जाता, मगर इससे मेरी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मेरी चची इन पैसों को देखकर खुश होती थीं, मुझसे अच्छा बर्ताव करतीं, क्योंकि मैं सब पैसे इनकी हाथ में रख देता था। खैर इसी तरह दिन गुजरते गए और मैं बड़ा हो गया। बड़ा होकर भी मुझे पढ़ाई नौकरी की फ़िक्र थी। मेरी नौकरी हुई तो मेरी चची बहुत खुश थीं। मुझे उम्मीद थी कि अब मेरी शादी की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमारे इलाकों में ये रिवाज है कि जब लड़का अपनी उम्र को पहुंच जाए और फिर माली तौर पर भी मुस्तहकम हो जाए तो घर वाले उसकी शादी माकूल जगह पर कर देते हैं। मेरे लिए भी घर वालों का यही ख्याल था कि वो मेरी शादी जल्दी ही कर देंगे, यानी कि मेरे चचा भी ऐसा ही चाहते थे। मगर बाद में पता चला कि मेरी ये नौकरी तो ऐसी नहीं कि मुझे किसी अच्छे घराने से रिश्ता मिल सके। बहरहाल मैं इसी कोशिश में था कि कुछ अच्छे पैसे जमा करके बैरून मुल्क चला जाऊं। वहाँ से पैसे कमाकर जब घर लौटूंगा तो मेरे लिए आसानी होगी। चची चाहकर भी मुझे मना नहीं कर पाएंगी। यूँ मैं बाहर जाने के लिए रकम जमा करने लगा। मगर इस सब के बीच में एक और बात हुई जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल कर रख दिया था। ये शाम का वक्त था। चची मेरे कमरे में आईं, कहने लगीं मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। काफ़ी दिन हो गए हैं तुमसे ये कहना चाहती थी। मैं भी मोहतात होकर बैठ गया। चची भी डरे डरे अंदाज में मुझे बात बताने ही लगी थी कि बाहर से शोरो गुल की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों बाहर की तरफ भागे। मेरी फुप्पो का बेटा नासिम, जो कि हमारे घर के करीब ही रहता था, दौड़ता हुआ आया। उसकी सांस फूली थी और वो कुछ बताना चाह रहा था। बार बार चचा का नाम लेता और खामोश हो जाता। उसकी घबराहट देखकर चची ने आओ देखा न ताओ घर से भाग पड़ी। मैं भी उनके पीछे पीछे गया। खेतों में जाकर देखा तो चचा की वफ़ात हो चुकी थी। चचा को उनके दुश्मनों ने जान से मार दिया था। चची का तो रो रो कर बुरा हाल था। बेयकीनी के आलम में मैं चचा को दूसरे लोगों के साथ मिलकर घर लाया। मुझे चची की भी फ़िक्र थी। जनाजे में लोग आए तो वो भी अफसोस करने लगे, क्योंकि मेरे चचा की उम्र अभी 45 साल थी, जबकि मेरी चची 30 या 35 साल की तो होंगी ही। ऐसे में मेरे लिए ये बात बड़ी ही अजीब थी कि चचा की मौत अचानक वाक़ई हो गई और सब लोगों को पता भी नहीं चला। ना ही वहाँ आसपास कोई मौजूद था, ना चचा के ज़ख्मों के निशान मौजूद थे। मगर सब लोगों का ख्याल था कि उनके दुश्मनों ने ही उन पर हमला किया है। बहरहाल चचा की लाश देखकर लगता नहीं था कि उनके दुश्मनों ने उन्हें मारा है। इधर मेरी चची ने रो रो कर आसमान सर पर उठा रखा था। कभी कहती कि मैं इतनी कम उम्र में सुहागन से बेवा हो गई, तो कभी कहती कि मेरे नसीब ही फूटे थे जो इस घर में आते ही मेरे दुख दर्द शुरू हो गए। सब लोग उन्हें समझा रहे, तसल्ली दे रहे थे। मैंने भी सब लोगों को चची से मोहब्बत भरा रवैया रखते देखा था। मगर फिर उन सब के जाने के बाद चची जब संभली तो इन्होंने एक अजीब बात कर दी। मैं अपने कमरे में बैठा था कि मुझे पास आकर बोली, नासिर बेटे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। देखो ना, इससे पहले भी मैं तुम्हें यही बात कह रही थी, लेकिन फिर तुमने बात मेरी सुनी ही नहीं। हाँ, बल्कि सुनते कैसे, उस दिन तो ये हादसा। ये कहकर चची फिर से रोने लगी तो मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से चुप करवाया और बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोचती हैं, क्योंकि अब चचा इस दुनिया से जा चुके हैं। रोने धोने से वो वापस तो नहीं आ सकते। मेरी बात सुनकर चची खामोश हो गई। फिर अपने आंसू पोंछकर बोली, अरे बेटा, मैं इस बात पर नहीं रो रही। ये तो अल्लाह के फ़ैसले हैं। अल्लाह जिसको ज़िंदगी दे और जिसे बर वक्त मौत दे दे। मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। उसने जिस हाल में रखा मेरे लिए बहुत बेहतर है। लेकिन तुम क्या जानो गांव के लोग क्या क्या बातें करते हैं। आसपास के लोगों और पड़ोसियों ने मुझे क्या कुछ नहीं सुनाया।
वो ये कहकर दोबारा रोने लगीं। क्या मतलब, ऐसा भी लोगों ने क्या कह दिया? अरे बेटे, वो लोग तुम पर और मुझ पर, यानी हमारे रिश्ते पर शक कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका? मैं उछलकर बैठ गया। मतलब ये बेटा कि तुम्हारे चचा के जनाजे में आई कुछ औरतें ये कह रही थीं कि अब इशरत का अपने भतीजे के साथ रहना ठीक नहीं है। मर्द और औरत का रिश्ता जैसा भी होता तो वो पुरकशिश ही है। मैं लोगों की ये बातें सुनकर रो पड़ी हूँ बेटा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि लोग ऐसी बातें करेंगे, बल्कि कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी शादी की बातें कर रहे थे। चची ये कहकर दोबारा रोने लगी। ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। मैं कैसे आपसे शादी कर सकता हूँ? आप मेरी चची हैं, आप मेरे चचा की मोहतरम और मरहूम चचा की बीवी हैं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। और जहाँ तक बात है लोगों की, तो आप भी उन्हें नज़रअंदाज कर दें। हमारा रिश्ता तो जायज़ ही नहीं बनता। मेरी बात पर चची आंसू। हाँ, मैं जानती हूँ, यही तो लोगों को बात समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि मैं भी कम उम्र हूँ, मेरे आगे पहाड़ जैसी ज़िंदगी पड़ी है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। और बेटा, अब तुम्हारा भी शादी के बगैर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे ही देखो, मैं तुम्हारे चचा के बाद अकेली हो गई हूँ। अब घर में मुझे रौनक लगाने वाला कोई तो चाहिए ना। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मगर न जाने क्यों मुझे चची की गुफ्तगू बड़ी अजीब सी लगी थी। खैर, मैं खामोश हो गया। शाम का वक्त था जब चची दोबारा मेरे कमरे में आईं। क्या कर रहे हो बेटा? इन्होंने पूछा तो मैं यकदम सीधा होकर बैठ गया। न जाने क्यों मैं चची के सामने ऐसा रहता जैसे कोई सिपाही किसी दुश्मन के सामने रहता है। मैं हर वक्त खुद को चौकन्ना रखता। चची मेरी ये हालत देखकर हंस पड़ी। अरे बेटा, तुम इतना उछल क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे कमरे में आई हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम जैसे चाहो बैठ सकते हो। ऐसी बात नहीं है, आप मेरी मोहतरम चची हैं, दोस्त नहीं। मैंने सख्ती से कहा था। हाँ तो कोई बात नहीं, चची और भतीजे में क्या कोई दोस्ती नहीं होती? मैंने अपनी बात कही थी, मगर चची ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा वो मुझे ये सुनाने लगी कि चची और भतीजे का रिश्ता कितना ही मजबूत होता है। मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता था। तो फिर क्या सोचा तुमने इस बारे में? चची ने मुझसे दोबारा सवाल किया तो मेरा जहन ही घूम गया। क्या मतलब? कौन सा सवाल? आपसे शादी करने का सवाल? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि तुम अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारोगे, क्योंकि अब तुम्हारा और मेरा इस घर में एक साथ रहना ठीक नहीं। तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद है, भले जैसी भी हो, मुझे कबूल है। तलाक याफ्ता हो, बेवा हो, बस तुमसे मोहब्बत करने वाली हो, और बेपनाह मोहब्बत करने वाली, जो तुम्हारे हर दर्द को, हर दुख को और खुशी को समझ सके। चची की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। जी चची, ठीक है, मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी आप घर में अकेली होती हैं, आपका भी कामकाज में हाथ बटा लेगी और घर में रौनक भी लगी रहेगी। हाँ बेटा, बस मैं यही चाहती हूँ। चची ने सर झुका लिया था। लगता था कि वो मेरे इस फैसले से खुश नहीं हैं। लेकिन बेटा, तुम्हें दुल्हन देगा कौन? मेरा मतलब है, तुमसे कौन लड़की ही शादी करेगी? चची ने बड़े तल्ख लहजे में कहा था। हाँ चची, आप तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरे लिए कोई तो होगी ना, भले ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत या अमीर ना हो, बस एक दरमियाने ख़ानदान की नॉर्मल सी लड़की हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने ये कहकर करवट बदल ली, मगर चची कमरे से नहीं गई। नहीं बेटा, मुझे उस लड़की की कोई ख़ास निशानियाँ बताओ कि जिसमें हूँ तो तुम उससे शादी करोगे। मेरी बात पर चची ने मुझे रोका टोका तो मैं सिर झुक कर रह गया। चची, जैसे आपको अच्छी लगे आप मेरे लिए मुंतखब कर लें, मुझे कोई एतराज़ लगे आप मेरे लिए मुंतखब कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। पक्की बात है ना, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा? चची ने पूछा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। जी चची, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप अपनी तलाश शुरू कर दें। मैंने चची को जवाब दिया तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अब याद रखना, बाद में इनकार मत करना। हो सकता है लड़की पर्देदार हो, और इतनी ही पर्देदार जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। हाँ खाला, मगर देख लेना कि आपके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। अरे बेटा, मेरे लिए तो ये शादी खुशियों का सामान लाएगी, भला मुझे इससे क्या तकलीफ़ हो सकती है? ये कहकर चची कमरे से निकल गईं। अगले ही दिन से इन्होंने शादी की तैयारियां शुरू कर दीं, जबकि मैं बहुत खुश था और हैरान था। घर में मैंने खूब सामान लाना शुरू कर दिया। चची ने कहा था मेहमानों को 10 दिन पहले ही बुला लूँगी,
اس لیے کھانے پینے کی چیزیں گھر میں لے کر آؤ۔ میں چچی کی ہر بات مانتا، ان سے کوئی بھی بات چھپ نہیں تھا، وہ بھی مجھ سے ہر بات کرتی، مگر ایک رات میں نے انہیں بہت پریشان دیکھا۔ وہ بہت شرمندہ نظر آ رہی تھیں، میرے کمرے میں کافی دیر سے سر جھکائے بیٹھی، شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر انہیں مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ یوں میں کافی دیر ان کا انتظار کرتا رہا، پھر وہ وقفے سے بولی، بیٹا میں ایک بات تم سے کہنا چاہتی ہوں، مگر وعدہ کرو تم اس بات کا برا نہیں مناؤ گے۔ برا کیوں منانے لگا چچی جان، آپ میری ماں کی طرح ہیں، مجھے آپ کی ہر بات اچھی لگتی ہے، آپ جو بھی کہتی ہیں میرے بھلے کے لیے کہتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں خوش کر دیا۔ جب انہوں نے جو بات مجھے بتانا شروع کی وہ تو کبھی میرے کانوں نے سنی تک نہیں تھی۔ دیکھو بیٹے، شادی کے بعد تم اپنی زندگی میری مرضی سے گزارو گے، ایسا کچھ ہی دن ہوگا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، لیکن ایسا کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ تمہارے اور بھی رشتہ دار ہیں جنہوں نے بچپن سے تمہیں دیکھا ہے، کسی نے نہیں لی، سب جانتے تھے کہ تمہارا والد بچپن میں ہی وفات پا گیا ہے، مگر یہ ذمہ داری تو صرف ہم پر آئی، تمہارے اور بھی چچا ہیں، کسی کو احساس نہیں ہوا۔ بس میں کچھ ایسی چیزیں کرنا چاہتی ہوں جن سے انہیں احساس دلا سکوں کہ میں تمہاری خیر خواہ ہوں۔ جی چچی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا کروں گا، لیکن بیٹے ایک مسئلہ ہے، چچی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں چچی بولیں، کیا بات ہے؟ دیکھو بیٹا، یہ بات تو سچ ہے کہ اب ہم جس محلے میں رہتے ہیں وہ لوگ ہمیں کم جانتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں نے ان کی بات کی تائید کی تھی، اسی وجہ سے سب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تم میری اولاد نہیں ہو۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ تم میرے جیٹ کے بچے ہو، مگر لوگ تو یقین نہیں کرتے بیٹا، لوگوں کو لگتا ہے جیسے میں نے تمہیں کسی سے اٹھا کر گود لا کر پالا ہے۔ مگر چچی ایسا ہی ہے تو ہم رشتہ جاننے والوں میں کر لیتے ہیں۔ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا بات تو سنو، لوگ کہتے ہیں کہ جس کا باپ مر گیا ہو اسے رشتہ دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ وہ خود لاوارث ہے، کہیں ہماری بیٹی کو بھی لاوارث ہی نہ سمجھ لے۔ میں ایسی باتیں سن کر چکرا کر رہ گیا تھا۔ چچی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں جبکہ پہلے اچھی خاصی شادی کی بات چل رہی تھی؟ بیٹا میں کہاں تمہاری شادی کے خلاف ہوں، تم تو جانتے ہو جب تم اپنے ماں باپ کے بغیر اس گھر میں پلے بڑھے ہو، نوکری بھی کوئی خاص نہیں، ایسے میں جب تمہیں ایک اچھی پڑھی لکھی لڑکی مل جائے گی تو کیا لوگ جل بھن کر خاک نہیں ہو جائیں گے؟ یقیناً ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں ایک چیز کرنا چاہتی ہوں، اگر تم اجازت دو تو۔ میں نے چچی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ میری شادی رات کے وقت کریں گی اور دلہن کو سادہ کپڑے میں لپٹا کر گھر لائیں گی، کسی کو بھی اس شادی کی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایسا ہو چکا ہے تو وہ کبھی مجھے چین سے نہیں رہنے دیں گے، یہ بات نہیں رہنے دیں گے۔ یہ بات سن کر مجھے تھوڑا عجیب بھی لگا مگر میں خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے چچی نے کہا تھا تو میری بھلائی کے لیے ہی کہا ہوگا، اسی بات نے مجھے خاموش کروا دیا۔ اب میں صبح شام اپنی شادی کے دن گننے لگا تھا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری شادی کے بعد بھی میری چچی کا رویہ مجھ سے بدلے گا نہیں۔ اللہ اللہ کر کے جب شادی کا دن پہنچا، مجھے اپنی دلہن کو دیکھنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ شادی سے پہلے میں نے اپنی خالہ اور پھپھی کی لاکھ منتیں کی تھیں کہ چچی سے کہیں کہ مجھے میری دلہن دکھا دیں، مگر کسی نے بھی مجھے وہ دلہن نہیں دکھائی جو میرے نصیب میں لکھی گئی تھی۔ میں چاہتا بھی تو اسے مل نہیں سکتا تھا، کیونکہ مجھے اس لڑکی کے گھر کا پتہ بھی معلوم نہیں تھا، یہ صرف اور صرف چچی کو معلوم تھا۔ اسی وجہ سے میں خاموش تھا کہ ایک بار شادی ہو جائے تو اپنی ساری باتیں منوا لوں گا، مگر یہ تو میری خوش فہمی تھی۔ شادی کے دن ہی چچی نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میں جو کہوں لینا، مجھے زیادہ دہرانے کی ضرورت نہ پڑے۔ چچی کی بات پر میں پریشان بھی ہوا اور خاموش بھی، سوچا کہ اب نہیں بولوں گا، لیکن اس وقت تو حد ہو گئی۔ جب میں اپنی سجی سنوری دلہن کے پاس کمرے میں پہنچا تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی، کیونکہ اس نے خود کو گھونگھٹ میں اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا، میرے اٹھانے پر بھی وہ گھونگھٹ ہٹا نہیں رہی تھی۔ میں اسے بات پوچھتا تو وہ بات نہ کرتی۔ میں حیران تھا کہ آخر چچی یہ میرے لیے کیا بہا کر لائی ہیں جو نہ بات کرتی ہے نہ ہی مجھے اپنے قریب آنے دے رہی ہے، کہ اسی وقت کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ لگتا تھا کہ ابھی دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے میری چچی پریشان کھڑی تھیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر کمرے میں جھانک کر کہنے لگیں، ارے بیٹا، تم نے دلہن کو یہاں لا کر بٹھا دیا ہے،
लगता है कि ये काम लड़कियों का है, उन्हें इन बातों की समझ नहीं है ना बेटा, इसीलिए दुल्हन को यहाँ बिठा दिया। लेकिन अभी मुझे इसे अपने कमरे में लेकर जाना होगा। ये कहकर चची कमरे के अंदर आ गईं। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि चची ऐसा क्यों कर रही हैं। खैर शर्म के मारे बोला भी नहीं। वो उठाकर मेरी बीवी को दूसरे कमरे में ले गई। मैं अपने ख्वाबों पर पानी फिरता देखकर मायूसी से कमरे में लेट गया। मैंने हज़ारों बातें करने का अरमान सजाया था। सोचा था कि जब मेरी बीवी आएगी तो उसे अपनी पिछली सारी कहानियाँ सुनाऊंगा, मगर ये क्या, चची ने तो उसे कमरे से ही निकाल दिया था। मैं उनके पीछे पीछे गया। वो उस दुल्हन को लेकर अपने कमरे में चली गईं और दरवाजे को अंदर से बंद करने लगीं। मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मैं अपनी दुल्हन के पास आने का सोचूं भी ना, खुसूसन उस वक्त तक जब तक मेरी चची न चाहें। खामोश और मजबूर होकर मैंने चची की किसी बात पर कोई एतराज़ नहीं किया, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी, क्योंकि आज शादी को 1 हफ्ता होने को आया था। मगर चची जान के वक्त पूछता तो कहती कि वो अभी सो रही है, रात को पूछता तो कहती मेरे पास अभी बात करने के लिए वक्त नहीं है, मैं तुम्हें बाद में उससे बात करवा दूंगी। चची जान की बातें सुनकर मैं परेशान हो चुका था। क्या शादी मैंने इसलिए की थी कि मेरी बीवी चची जान के पास रहे, माना कि वो उनकी खिदमत करे, ये उनका हक है। इन्होंने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए कि मैं ज़िंदगी की खुशियों से महरूम कर दिया जाऊं। मेरी खामोशी कभी चची पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो रोज़ाना मेरी बीवी को अपने साथ ले जाती और वो कमरे में उन्हीं के साथ सोती। एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ। चची जान की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। मैं उन्हें हस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने उनके टेस्ट किए और जो बात मुझे बताई उसने तो मेरे होश उड़ा कर रख दिए। मैंने देखा रिपोर्ट में लिखा था कि चची उम्मीद से हैं, कुछ ही महीनों में इनके यहाँ औलाद की पैदाइश होगी। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था, क्योंकि चचा की वफ़ात को काफ़ी अर्सा गुजर चुका था, जबकि अब तो मेरी शादी को भी 3 महीने होने को आए थे। अब तो काफ़ी वक्त गुजर गया था। ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने जाकर डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने कहा कि जो मैंने बोल रहा है वो बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ की मिलावट नहीं है। वैसे भी मुझे झूठ की मिलावट से क्या ही मिलेगा, आप समझने की कोशिश करें। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे लगा कि वो भी सही नहीं बोल रहा। मैं अपनी चची को दूसरे अस्पताल ले गया, मगर मैंने उनसे ये बात भी नहीं की कि डॉक्टर ने क्या कहा है। अस्पताल जाकर भी यही मालूम हुआ कि चची जान उम्मीद से हैं। अब तो मेरे पैरों तले से वाकई ज़मीन खिसकने लगी थी। मुझे लगा जैसे ज़मीन फट जाएगी और मैं उसमें समा जाऊंगा। जाहिर है जब लोग इस बात के बारे में जानेंगे तो वो हमें ही बुरा समझेंगे। ये सोचकर मैंने फ़ैसला किया कि मैं एक बार चची से बात कर लूँ। अगर इस उम्र में भी उनकी शादी, तो मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। मैं इस बात को गैरत और अना का मसला नहीं बनाना चाहता था। चची जान की हर मदद करना चाहता था जो मेरे लिए मुमकिन थी। उनका भी खुशियों पर हक था। मगर जब मैं उनके कमरे में गया, उनसे ये बात की, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ चची, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैंने ये बात आपका दिल रखने के लिए नहीं कही, बल्कि सही में की है। बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे होगे, यकीनन ऐसा ही समझ रहे होगे कि जैसे मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मगर ऐसा नहीं है। तुम तो जानते हो, तुम्हारे चचा की वफ़ात के कई साल तक मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत पाकीज़ा रखा था, मगर फिर तुम्हारे चचा की वफ़ात के बाद मेरा भी दिल चाहने लगा कि कोई जीवन साथी हो जो मुझे सहारा दे। पर गांव के लोग इस बात को मायूब समझते हैं, गुनाह समझते हैं। तभी मैंने एक दिन एक ऐसी तंजीम से रब्ता किया जो रिश्ते करवाती थी। इन्होंने मुझे एक बेसहारा लड़के का रिश्ता बताया जिसके पास तालीम के अखराजात नहीं थे। उसे बस एक साथी और ज़िंदगी की आसाइशें चाहिए थीं। तभी मैंने उससे शादी कर ली, उसे अपना बना लिया। लेकिन बाद में ख्याल आया कि घर लेकर कैसे जाऊं, जबकि हमारे माशरे का माहौल तुम जानते हो। इसीलिए मैंने अपने नए शौहर से कुछ दिन इंतज़ार करने का कहा। हालात साजगार हो गए तो मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात चला दी। मैंने तुम्हें ऐसा महसूस करवाया जैसे मैंने शादी तुम्हारी की है, लेकिन दरअसल मैं अपने ही शौहर को लेकर घर आई थी। मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। बेटा, इस बात पर नाराज़ ना होना, मैं जल्द ही तुम्हारी शादी भी कर दूँगी।
میں نے پہلے بہت بہانے کیے کہ شاید تم اشاروں کنایوں سے یہ بات سمجھ جاؤ، مگر تم نے میری بات نہیں سمجھی، تو میں نے خود ہی اپنے لیے راستہ چن لیا۔ چچی کی التجا پر مجھے بھی ترس آنے لگا تھا۔ میں ہوتا کون ہوں آپ کو اجازت دینے والا؟ میں نے کہا، آپ کو اپنی زندگی پر مکمل حق حاصل ہے۔ چچی کو میری بات سن کر یقین نہ آیا اور میں سوچنے لگا کہ ہمارے اس معاشرے کی عورت کتنی پسی ہے کہ اگر اسے اپنا حق بھی ملے تو وہ اسے کسی غنیمت کی طرح سمجھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ زندگی نے اس پر کرم کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں، یہ تو